आईएएस रानी नागर, हरियाणा काडर की वो अफसर जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से जबरन रिटायर करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आईएएस आईपीएस का एचआर विभाग कहे जाने वाले केंद्र सरकार के डीओपीटी ने इसे खारिज कर दिया। वो आईएएस अफसर जिन्होंने दो बार अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। वो आईएएस अफसर जिन्हें अपनी जान का खतरा लगा रहता है, जिन्होंने दावा किया कि कभी उनके खाने में लोहे की कील मिला दी गई तो कभी सीनियर अफसर उनके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दावे के मुताबिक एक बार को तो आईएएस रानी नागर को ऑटो ड्राइवर ने अगवा करने की भी कोशिश की। इनसे भी इनकी जान को खतरा हुआ। यहां तक कि जब वो चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में थी तब भी वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। वो आईएएस अफसर जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा में पदस्थ थी, लेकिन फिर भी पुलिस अफसरों की तरफ से सिक्योरिटी न मिलने की शिकायत करती हैं। केवल पुलिस या अपने सीनियर्स पर ही नहीं, खबरों के मुताबिक रानी अपनी मां और अपने भाई पर भी कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। मां पर अपने पिता के पेंशन खाने को लेकर, तो वहीं भाई पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने को लेकर। दूसरों पर आरोपों की फहरिस्त रखने वाली रानी पर भी कई आरोप लगे। सबसे बड़ा आरोप तो यही कि रानी बीते 5 साल से लगातार नौकरी से गैर हाजिर रही, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग से रानी नागर को कंपल्सरी रिटायरमेंट देने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्हें रिटायर करने के बजाय यूपीएससी ने एक दूसरा ही कदम उठाने का आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? रानी नागर की पूरी कहानी आखिर है क्या, और 5 साल से ये लेडी आईएएस ड्यूटी पर क्यों नहीं गई? मां, भाई, दूध वाले और सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस से लेकर सीनियर आईएएस अफसरों तक से रानी को ऐसी क्या शिकायत हुई कि इन्होंने दो बार आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया? इस वीडियो में रानी की कहानी का हर एक पहलू इन डिटेल समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 12 जून साल 2014 यूपीएससी सीएससी 2013 का फाइनल लिस्ट आया। नए बैच के सिविल सर्वेंट्स की इस लिस्ट में एक नाम था रानी नागर। ओबीसी की एनसीएल वाली कैटेगरी से आने वाली रानी ने रिटन में 661 और इंटरव्यू में 165 अंक हासिल किए। फाइनल टोटल 826 के साथ रानी की रैंक बनी ऑल इंडिया 162वीं। चूंकि रानी ओबीसी कैटेगरी से थी तो इन्हें इस रैंक पर आईएएस का पोस्ट मिल गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाली रानी कितनी ब्राइट स्टूडेंट हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने से पहले रानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास की थी और सीए बनी थी। खैर, 2014 में आईएएस बनने वाली रानी ने लवासना से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ड्यूटी के लिए रानी को काडर अलॉट हुआ हरियाणा का। नौकरी की शुरुआत में ही रानी खबरों में आ गई। 22 अक्टूबर साल 2016 को ही खबर आई कि एसडीएम के पद पर तैनात रानी नागर को एक ऑटो चालक ने अगवा करने की कोशिश की। रानी ने इसकी शिकायत पुलिस से की और बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई। अक्टूबर 2016 के बाद दिसंबर 2017 में रानी नागर एक बार फिर से खबरों में आती हैं। इस वक्त रानी की तैनाती बतौर एसडीएम सिरसा में डबवाली में थी। इसी दौरान अपने फेसबुक पेज से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और अपने घर में घुसपैठ होने की शिकायत की। शिकायत के मुताबिक दफ्तर के बाद रात 8 बजे जब रानी अपने सरकारी आवास पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके घर की एक खिड़की टूटी हुई है। शिकायत ये भी की कि इन्होंने इस मामले में शिकायत तो की, लेकिन पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की। एफआईआर दर्ज करने में भी देरी की। हालांकि पुलिस का कहना था कि उन्होंने समय पर कार्रवाई की और एफआईआर भी दर्ज कर ली। यहां तक कि रानी ने घुसपैठ की आशंका की जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स बुलाने की मांग की, जिसे पुलिस ने मान भी लिया था। खैर, रानी के घर घुसपैठ का ये मामला तो शांत हुआ, लेकिन जल्द ही एक और नया और पहले से काफी बड़ा मुद्दा खड़ा होने वाला था। हुआ कुछ यूं कि हरियाणा सरकार में अलग अलग विभागों और पदों पर काम करने के बाद रानी ने 9 मई 2018 को हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी का पदभार संभाला। उनकी ज्वाइनिंग चंडीगढ़ में हुई। इस पोस्टिंग के दौरान रानी अपनी बहन के साथ चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में रहती थी। मई में पद ग्रहण के 2 महीने बाद रानी फिर से सुर्खियों में आई। 11 जून 2018 को मीडिया के सामने आती हुई रानी ने आरोपों की एक लंबी फहरिस्त परोसी। रानी ने आरोप लगाया कि बीते 3 सालों से उनके साथ शोषण होता आया है। सबसे बड़ा आरोप तो ये कि
साल 1984 बैच के हरियाणा काडर के सीनियर आईएएस अफसर सुनील गुलाटी, जो कि उसी पशुपालन विभाग में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी पोस्टेड हैं, उन्होंने 23 मई से 6 जून के बीच कई तरह से रानी का यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी आरोप रानी ने लगाया कि आईएएस के गुलाटी ने यह भी धमकी दी थी कि वो रानी की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को भी बर्बाद कर देंगे, रानी का ट्रांसफर दूसरे विभाग में करा देंगे। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एसीआर किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए सालाना रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है, जिसमें दी गई रेटिंग्स के आधार पर ही उसका प्रमोशन या ट्रांसफर जैसी कार्रवाई होती है। रानी ने ये सारी बातें अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की थी, लेकिन जब हम इन पोस्ट की पड़ताल करने पहुंचे तो हमें रानी नागर का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं दिखाई दिया। केवल कुछ फैन पेज मिले जो कि किसी और से ऑपरेट होते हैं, किसी और के द्वारा होते हैं, और इस पर कुछ मैटर भी नहीं था। बहरहाल, इस मामले में जिन सीनियर आईएएस अफसर पर रानी ने आरोप लगाया, उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया और अपनी सफाई देते हुए ये भी कहा कि मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, और अगर रानी कोई मानसिक बीमारी या मानसिक परेशानी से जूझ रही हैं तो वो जाकर अपना इलाज कराएं। इस मामले में आगे किसी ठोस कार्रवाई की खबर भी हमें नहीं मिलती है, लेकिन रानी नागर के आरोपों की टाइमलाइन में अगली खबर जरूर दिखाई देती है। मई 2020 में रानी ने कुछ ऐसा किया कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक में इसकी चर्चा होने लगी, राजनीति भी हो गई। दरअसल मार्च 2020 से ही रानी निदेशक अभिलेखागार का पद संभाल रही थी। ये लॉकडाउन का दौर था। इसी दौरान वो अपनी बहन के साथ चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में ठहरी थी। इसी दौरान 17 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FB यानी फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया। ट्विटर पर भी पोस्ट लिखा था। रानी ने आरोप लगाया कि आईएएस होने के बावजूद उन्हें सरकारी आवास नहीं दिया गया और वो पिछले 2 साल से चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। बकौल रानी यूटी गेस्ट हाउस के कमरे में उन्हें खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा लगाने की भी मनाही थी, जिसकी वजह से वो पैसे देकर गेस्ट हाउस से खाना मंगाती थी। इसमें भी वो आरोप लगा चुकी हैं कि उन्हें गेस्ट हाउस के खाने में लोहे की कील डालकर परोसा जाता था। आरोपों की इस वीडियो के जारी करने के बाद से ही लगातार रानी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही। कभी अपनी बहन के साथ वीडियो बनाकर अपनी जान को खतरा बताया, तो कभी फेसबुक पर लिखकर आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने की इच्छा जताई। 15 दिन के अंदर किए गए दर्जनों पोस्ट में रानी ने बताया था कि सरकारी नौकरी करते हुए उनकी जान को खतरा है और इस वजह से वो इस्तीफा भी देना चाहती हैं। रानी के इस इस्तीफे की बात का बड़ा मुद्दा बन गया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 25 अप्रैल 2020 को ट्वीट करते हुए रानी का समर्थन किया था और कार्रवाई की मांग की थी। अब देखिए, संयोग की बात यह है कि रानी गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव के मूल निवासी हैं और ये गांव मायावती का भी पैतृक गांव है। बहरहाल, तमाम आरोपों के बाद 4 मई 2020 को रानी ने पहली बार इस्तीफा सौंप दिया। रानी के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक खूब हलचल मची। एक मुद्दा तो ये भी था कि जब रानी चंडीगढ़ से इस्तीफा देकर गाजियाबाद अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। उन्होंने इस बारे में फेसबुक पर पोस्ट कर अपने लोगों यानी दर्शकों या उनके जो भी फेसबुक पर कनेक्टेड फ्रेंड्स थे उनको बताया और ये भी बताया कि गाड़ी खराब होने पर उन्होंने विभाग से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं आई, बल्कि उनकी पोस्ट पढ़कर उनके समाज के लोग आए और उनकी गाड़ी ठीक कराई। खैर, रानी के इस्तीफे को राज्य सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। इसके कुछ दिन बाद ही एक और खबर आई कि गाजियाबाद में उन पर और उनकी बहन पर कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें उनकी बहन को चोट भी लगी। इस बात की जानकारी भी रानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से दी थी। अब इस्तीफा एक्सेप्ट न होने के कुछ महीने बाद एक और खबर आती है, खबर कि रानी अपनी जिम्मेदारियों और अपने पद से गैर हाजिर हो गई। 13 मई साल 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुखबीर सिवाच की रिपोर्ट में बताया गया कि रानी ने अपने फेसबुक पोस्ट से ऐलान किया कि वो 7 अगस्त 2021 से ही छुट्टी पर हैं और अपने घर गाजियाबाद में रह रही हैं। इसके कुछ महीनों बाद रानी ने दोबारा से अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2022 को फेसबुक पर रानी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक इस्तीफा पत्र पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि मैं तुरंत प्रभाव से आईएएस सेवा से इस्तीफा देती हूँ।
कृपया इसे स्वीकार करें। रिपोर्ट के मुताबिक रानी ने इसकी कॉपी डीओपीटी और हरियाणा के मुख्य सचिव को भी भेजी। अपनी ईमेल में उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि मेरी जानकारी के मुताबिक 27 मार्च 2022 से अब तक मेरे ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी या दूसरे मेडिको लीगल टेस्ट किए जा रहे हैं। मैंने कभी भी किसी को ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस जैसे किसी भी टेस्ट की अनुमति या अधिकार नहीं दिया है। इसी दौरान रानी का एक और आरोप सुर्खियों में रहा। 20 जुलाई 2022 को न्यूज 18 में छपी रविशंकर सिंह की रिपोर्ट में बताया गया कि 18 जुलाई 2022 को रानी नागर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने भाई पर करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति हड़प कर बेचने का आरोप लगाया। इसके कुछ महीने पहले ही रानी ने अपनी मां पर भी अपने दिवंगत पिता के पेंशन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खैर, मई 2022 में दोबारा दिए हुए इस्तीफे को भी स्वीकार नहीं किया गया। रानी अपने पद पर तो बनी रही, लेकिन नौकरी करने नहीं पहुंची। इस्तीफा देने के बाद से ही रानी पर हरियाणा सरकार का आरोप था कि वो अपनी नौकरी से गैर हाजिर हो गई। 8 जुलाई 2025 को इंडियन मास्टरमाइंड्स में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्य सचिव कार्यालय ने आईएएस अधिकारी रानी नागर को कई बार नोटिस जारी किए। इनमें सबसे हालिया और अंतिम नोटिस में उनसे ये स्पष्टीकरण मांगा गया था कि वो लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर क्यों हैं। हालांकि रानी नागर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने सेवा नियमों के तहत उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट देने की सिफारिश कर दी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अब उन्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका व्यवहार परसिस्टेंटली नॉन कोऑपरेटिव माना गया और ये लोक सेवा की नैतिकता के लिए हानिकारक भी है। रिपोर्ट के मुताबिक रानी नागर को आखिरी बार 11 मार्च 2020 को अभिलेख विभाग यानी कि आर्काइव्स डिपार्टमेंट में अतिरिक्त सचिव व निदेशक के पद पर तैनात किया गया था। बताया गया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी केवल 27 अक्टूबर 2020 तक ही निभाई। इसके बाद से वो बिना किसी स्वीकृत अवकाश यानी कि सैंक्शन लीव के लगातार अनुपस्थित हैं, गैर हाजिर हैं, जबकि सरकार की ओर से उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। 11 जुलाई को दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर सरकार ने रानी को नोटिस भेजने शुरू किए, लेकिन रानी ने इनका जवाब नहीं दिया। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से सेवा समाप्ति का चौथा नोटिस भेजा गया, जिसका जवाब भी रानी नागर ने नहीं दिया। इस पर सरकार ने यानी हरियाणा सरकार ने 9 जून 2023 को रानी नागर को कंपलसरी रिटायर करने का प्रस्ताव केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेज दिया था। मंत्रालय ने इसे यूपीएससी को भेज दिया। इसी बीच रानी नागर ने एक और फेसबुक पोस्ट किया। जैसा कि हमने बताया, अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी पोस्ट नहीं है, अकाउंट भी नहीं मिल रहा है, संभवतः वो डीएक्टिवेटेड है। तो हम इस पोस्ट के बारे में मीडिया रिपोर्ट से ही जो पता चला वही बता सकते हैं। 29 सितंबर 2023 को वन इंडिया में छपी विश्वनाथ सैनी की रिपोर्ट में रानी की इसी पोस्ट का जिक्र मिलता है, जहां बताया गया कि आईएएस रानी नागर ने 29 सितंबर 2023 को फेसबुक पर की पोस्ट में लिखा कि अगर सरकार मुझे बर्खास्तगी का आदेश देती है तो मैं एक निजी संगठन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करने में सहज हूं। मैं अपनी सरकारी नौकरी के संबंध में सरकार के अंतिम आदेश का इंतजार कर रही हूं। अगर परिस्थितियां मुझे अनुमति देती हैं तो मैं कानूनी अपील कर सकती हूं, वरना मैं निजी नौकरी कर लूंगी। हमने आपको पहले ही बताया कि आईएएस बनने से पहले रानी नागर सीए भी बनी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम भी क्लियर किया है। उधर जून 2023 में हरियाणा सरकार की रानी को कंपलसरी रिटायर करने के प्रस्ताव पर यूपीएससी ने असहमति जताई और 30 मई 2024 को इस प्रस्ताव को मंत्रालय को लौटा दिया। इस प्रस्ताव में असहमति का विस्तृत कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन रानी नागर को 2 साल तक ग्रेड कम करने को कहा गया। जून 2024 में ही मंत्रालय ने यूपीएससी का दिया गया प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेज दिया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने भी यूपीएससी के इस प्रस्ताव पर असहमति जताई और रानी नागर के कंपलसरी रिटायरमेंट के फैसले वाले प्रस्ताव को दोबारा से जनवरी 2025 में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेज दिया। 10 दिन बाद ही कार्मिक मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को ये कहते हुए लौटा दिया कि असहमति के विस्तृत कारण और संबंधित अफसर के रिपोर्ट पर
किए गए विचार के साथ दोबारा से प्रस्ताव भेजिए, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करिए जिसमें रानी नागर का पूरा बयान हो, उनकी बात हो, और उसके बाद आप ये प्रस्ताव लाइए। हरियाणा सरकार ने मई और जून 2025 में रानी नागर को उनके ईमेल पर और उनके पते पर पोस्ट के द्वारा यूपीएससी का प्रस्ताव भेजा, जिसके जवाब का इंतजार अब सरकार कर रही है। रानी नागर के जवाब के बाद हरियाणा सरकार केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। खैर, रानी का आगे क्या होगा ये तो उनके जवाब और हरियाणा सरकार की रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है। बहरहाल, इस वीडियो के शूट किए जाने तक रानी का कोई जवाब नहीं आया। मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आप रानी की पूरी कहानी पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई आईएएस अफसर है जिसके कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए इस तरह से कोई राज्य सरकार परेशान हुई हो। आपका क्या कहना है, क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गाँव।